हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद भरत अरोड़ा। तो स्टूडेंट्स, आज हम जो हमारी रीट के लिए आरबीएससी की क्लास 6 की एसएसटी चल रही है, उसका हम चैप्टर करेंगे 4, जिसका नाम है ग्लो। इससे पहले मैंने 3 चैप्टर्स आपको रीड करवा दिए, उनके इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस भी बता दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4। कहता है कि पिछले अध्यायों में हमने जाना कि पृथ्वी सौर परिवार का एक हिस्सा है, एक सदस्य है। पृथ्वी सहित सभी ग्रह और उनके उपग्रह अपनी धुरी या अक्ष पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अक्ष और परिक्रमण क्या है? क्या इसका दिन रात और ऋतुओं से संबंध है? पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों के समय में अंतर क्यों होता है? सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कैसे होते हैं? इन सवालों के उत्तर हम इस अध्याय के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है, जो आपको अपने नोट्स में नोट करना है। दूसरा है कि अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी गोल आकार की नजर आती है, पर पृथ्वी पूर्ण रूप से गोल नहीं है। ठीक है। पृथ्वी दोनों सतहों पर ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है और मध्य भाग से थोड़ी उभरी हुई है। इस तरह की भू आकृति को भूआब या पृथ्व्याकार, ओबलेट, लिप्सोइड या जियोइड कहते हैं। तो ये क्वेश्चन बनता है कि पृथ्वी की आकृति कैसी है, भूआब या पृथ्व्याकार है। हिंदी भाषा में भूआब का अर्थ पृथ्वी के समान आकार का होता है। ध्रुवों पर चपटी और भूमध्य रेखा पर उभरी होने के कारण पृथ्वी का भूमध्यवर्ती व्यास 12,756.6 किलोमीटर है और ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर से 43 किलोमीटर अधिक है। यानी कि देखिए, ये जो हमारे को दिखाई गई है पृथ्वी की, इसमें हमें भूमध्य व्यास दिखाया गया, ये भूमध्य व्यास है और ये ध्रुवीय व्यास है। और अगर दोनों के अंदर डिफरेंस पूछेंगे तो जब आप घटाव करोगे लगभग 43 किलोमीटर आएगा। ठीक है। तो इस तरीके से इसको हमें याद करना है कि पृथ्वी की आकृति कैसी है, भूआब है, पृथ्वी का भूमध्यवर्ती व्यास कितना है और ध्रुवीय व्यास कितना है, और दोनों में डिफरेंस कितना है। परिधि और व्यास। इस रेखा चित्र को देखकर पता लगाइए कि परिधि, व्यास और अर्धव्यास किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा बताइए। तो नोट कीजिए बच्चों की पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि लगभग 40,075 किलोमीटर और ध्रुवीय परिधि लगभग 40,008 किलोमीटर है। ठीक है। तो अब ये भी दोनों आपको नोट कर लेने हैं। इसके बाद है, आपने चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ते हुए देखी होगी। अगर नहीं देखी तो जब कभी चंद्र ग्रहण पड़े तब अवश्य देखिए, क्योंकि गोल वस्तु की छाया गोल ही हो सकती है। पृथ्वी के इस भू-आबीय आकार का पता सन 1671 में फ्रांस के एक खगोल शास्त्री जॉन रिचर को तब पता चला जब उन्हें फ्रांस के राजा लुई 14 ने फ्रेंच गुयाना प्रदेश दक्षिण अमेरिका के एक टापू पर भेजा। यह टापू भूमध्य रेखा के पास था। वहां देखने पर रिचर ने देखा कि उनकी पेंडुलम घड़ी प्रतिदिन फ्रांसीसी समय से 2.5 मिनट पीछे चल रही थी। उस समय रिचर इसके कारण को नहीं जान सके। ठीक है। तो अब हमारा एक क्वेश्चन बनता है कि भू आबी आकार का पता किसने लगाया? तो ये उसका उत्तर आ जाएगा जॉन रिचर ने। उस समय तो रिचर को इसके कारण का पता नहीं चला, लेकिन जब 1687 में जब न्यूटन ने अपनी गुरुत्वाकर्षण और गति के नियम को प्रकाशित किया, तब रिचर ने यह अनुमान लगाया कि वह टापू चूंकि विषुवत रेखा के पास था और फ्रांस विषुवत रेखा से दूर उत्तर में स्थित था, इसलिए वहां गुरुत्वाकर्षण फ्रांस की तुलना में कम होने से पेंडुलम की गति धीमी हो गई थी। यह अनुमान लगाया गया कि विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्र पृथ्वी के केंद्र से उत्तरी क्षेत्रों के मुकाबले दूर होंगे, इसी वजह से वहां गुरुत्वाकर्षण में कमी रही होगी। इस प्रकार रिचर के इस अनुमान द्वारा पृथ्वी के धीरे हो जाने के कारण का तो पता चल रहा है, परंतु इससे पता नहीं चलता कि पृथ्वी विषुवत रेखा के पास फैली और ध्रुवों के पास चपटी क्यों है, जिसे समझने के लिए हम ग्लोब का प्रयोग कर सकते हैं। वास्तव में पृथ्वी का अपने अक्ष पर लट्टू की तरह घूमने के कारण लगने वाला बल केंद्र प्रसारक या अपकेंद्रीय बल पृथ्वी द्वारा मध्य भाग में उभार दिए हुए हैं और ध्रुवों पर
इसके कारण पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी है। जब पृथ्वी घूमती है तो ये जो बीच वाला हिस्सा है ना, वो मध्य भाग में उभर जाता है, जैसे पृथ्वी का आकार है। क्या आप जानते हैं कि जब कोई वस्तु घुमावदार पथ पर गतिशील हो तो वह बहिर्गामी बल महसूस करती है। इस बहिर्गामी बल को केंद्र प्रसारक बल कहते हैं। बल का प्रभाव वस्तु के द्रव्यमान घूमने की गति और केंद्र से दूरी पर निर्भर करता है। वस्तु जितनी बड़ी और वजनदार हो, जितनी तेजी से घूम रही हो, केंद्र से जितनी दूर हो, तो केंद्रापसारक बल उतना ही अधिक प्रभावशाली होगा। केंद्राभिमुख बल ठीक इसके विपरीत काम करता है। ग्लोब क्या है? ग्लोब पृथ्वी का एक लघु प्रतिरूप है। पृथ्वी के विभिन्न भौतिक प्रतिरूपों, महाद्वीपों, महासागरों, विभिन्न देशों, द्वीपों आदि की आकृति, स्थिति, उनकी दिशा आदि को समतल कागज पर बनाए गए मानचित्र की अपेक्षा हम ग्लोब पर ज़्यादा सही तरीके से दर्शा सकते हैं। इसीलिए ग्लोब पर बने मानचित्र ही बिल्कुल सही मानचित्र होते हैं। विश्व के मानचित्र और ग्लोब की आपस में तुलना कीजिए। पृथ्वी का अक्ष और कक्ष। जब हम ग्लोब को देखते हैं तो पाते हैं कि इसमें पृथ्वी सीधी होने की बजाय हमें एक तरफ झुकी हुई नजर आती है। जब आप देखोगे कि किस प्रकार झुकी है तो आपको पता चलेगा कि ग्लोब के स्टैंड पर एक कील है जो ग्लोब के भीतर से उसके आर पार हो रही है। उसी की सहायता से ग्लोब झुका हुआ है। इसी कील को हम अक्ष कहते हैं। इसी अक्ष पर हम ग्लोब को स्वतंत्र रूप से घुमा सकते हैं। इस प्रकार हमारी पृथ्वी भी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ये आपको याद करना है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कैसे घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी का अक्ष अपने परिक्रमण तल से लगभग 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। पृथ्वी का अक्ष अपने परिक्रमण तल से कितने का डिग्री कोण बनाता है? 66.5 डिग्री का, अर्थात पृथ्वी के घूर्णन का अक्ष उसके परिक्रमण कक्ष पर झुका हुआ होता है। इसने ये बताया कि कैसे 66.5 डिग्री बनाते हैं। देखिए, अक्षीय झुकाव अगर पूछेंगे तो 23.5 डिग्री है। वैसे आप देखोगे परिक्रमण जो है वो 66.5 डिग्री, यानी यहाँ देखिए यहाँ उसने बताया है कि ये अक्षीय झुकाव है और ये हमारा परिक्रमण कक्ष का पृथ्वी का अक्ष अपने परिक्रमण कल से कितना कोण बनाता है। अक्षांश। पृथ्वी पर काल्पनिक रूप से भूगोलवेत्ताओं ने कुछ लेटी और खड़ी हुई रेखाओं की रचना की है। इन्हीं रेखाओं में से पृथ्वी पर आड़ी लेटी हुई पूर्व से पश्चिम रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट देती है उसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा का नाम दिया गया है। इस प्रकार विषुवत रेखा वह रेखा है जो पृथ्वी को उत्तर दक्षिण दो बराबर भागों में बांट देती है। ठीक है। अब ये देखो, ये विषुवत रेखा है हमारी, जो ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट देती है। इसे हमने क्या नाम दिया है? विषुवत रेखा का नाम दिया है। विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण में स्थित भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। इसी भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की स्थित किसी भी स्थान की कोणीय स्थिति ही अक्षांश है। उत्तर दक्षिण के में विभाजन दृष्टि से कुल 180 अक्षांश होते हैं, यानी कि हमारे पास कुल कितने अक्षांश होते हैं? 180 अक्षांश होते हैं। समान अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा के नाम से जानते हैं। इस प्रकार सभी अक्षांश रेखाएं विषुवत रेखा के समानांतर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है। विषुवत रेखा से उत्तर तथा दक्षिण की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई में कमी आती है। उत्तर और दक्षिण ध्रुव तो बिंदु मात्र है। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव, अब उत्तरी ध्रुव की क्या हम यूं पूछ सकते हैं कि 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहाँ ऊपर जो रेखा खींची गई उसे हम क्या कहते हैं, और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहते हैं? दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। विषुवत रेखा को हम 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। कर्क और मकर रेखा के बीच में जो स्थान है उसे हम उष्ण कटिबंध कहते हैं। कर्क रेखा से आर्कटिक तट वृत्त 66.5 डिग्री उत्तर और मकर रेखा से आर्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री दक्षिण के बीच में स्थित भूभाग को उत्तरी और दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध और आर्कटिक वृत्त से उत्तरी तथा आर्कटिक वृत्त से दक्षिणी भाग के बीच स्थित भाग को शीत कटिबंध के नाम से जाने जाते हैं। अब देखो, वैसे तो ये आगे आएंगे, वैसे एक जनरल आप यहाँ से समझ सकते हो कि ये देखो
ये हमारा हो गया 90 डिग्री उत्तर और ये हो गया हमारा 90 डिग्री दक्षिण। ठीक है, इसे हमने यहाँ पे जो ये रेखा है 66.5 डिग्री, उसे हमने नाम दे दिया आर्कटिक रेखा। जो 23.5 डिग्री पे नाम है उसे हमने नाम दे दिया मकर रेखा। जो 0 डिग्री पे उसे हमने नाम दे दिया भूमध्य रेखा। इधर वाली 23.5 को हमने नाम दे दिया मकर रेखा और जो ऊपर वाली 23.5 है उसको हमने नाम दे दिया कर्क रेखा। इधर वाली 66.5 को नाम दे दिया अंटार्कटिक रेखा। यहाँ पे अंटार्कटिक ध्रुव है और यहाँ पे 66.5 डिग्री को नाम दे दिया आर्कटिक रेखा। ठीक है, ये हमारा कुल हमें याद करना है क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है कि 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश जहाँ पर खींची गई उसे हम क्या कहते हैं, उत्तरी ध्रुव। 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश जहाँ खींची गई उसे हम क्या कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव। 23.5 डिग्री उत्तरी, ये 23.5 डिग्री का मतलब है 23 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, उत्तरी अक्षांश पर खींची गई रेखा को हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा। और 66.3 ये ना, इसको यूं माना जाएगा 66 डिग्री 30 मिनट। 66.5 का मतलब ये नहीं होगा 66.5 नहीं, 66.3 होता है। ठीक है, कई बार गलती हो सकती है। तो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर हमने जो खींची उसे हमने नाम दे दिया आर्कटिक रेखा और जो दक्षिण अक्षांश पर हमने नाम दिया अंटार्कटिक रेखा। देशांतर और देशांतर रेखाएं। पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की तक जो लंबवत रेखा, खड़ी रेखा जिसके मध्य भाग में खींची जाती है उसे 0 डिग्री देशांतर कहा जाता है। इसे प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर को हमका एक और नाम क्या है, प्रधान मध्याह्न रेखा। इस प्रधान मध्याह्न रेखा के पूर्व या पश्चिम में स्थित किसी भी स्थान की कोणीय स्थिति देशांतर रेखाएं कहलाती है। देशांतरों की कुल संख्या 360 होती है। समान देशांतरों को मिलाने वाली रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। ये रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींची जाती है। 0 डिग्री देशांतर रेखा को मानक या ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। ये इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है। इस रेखा के पश्चिम में स्थिति 180 डिग्री तक जो है उसे हम पश्चिमी देशांतर रेखा और पूर्व में 180 डिग्री तक पूर्वी देशांतर रेखाएं स्थित हैं। अब देखो भैया, ये हमारी देशांतर रेखाओं का ग्रिड है। इसमें जो ये रेखा आ रही है 180 डिग्री, ठीक है, इसे हमने क्या नाम दे दिया, 0 डिग्री। इसके इधर में जो भी हैं उन्हें हमने नाम दे दिया पूर्वी देशांतर और इसके इधर में जो भी उनको हमने नाम दे दिया पश्चिमी देशांतर। ये वास्तव में कहीं होती नहीं है, ये सभी काल्पनिक रेखाएं ग्लोब या मानचित्र पर खींची होती है। ग्लोब पर दर्शाई गई इस काल्पनिक रेखा से किसी भी महासागर, महाद्वीप, द्वीप, द्वेष क्षेत्र की निश्चित स्थिति और समय का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, अब आपके स्कूल में ग्लोब होगा, वहां से आप देख लेना। स्थानीय या मानक समय। अब हम जान चुके हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। इसी वजह से पृथ्वी के पूर्वी भाग में सूर्योदय पहले होता है और पृथ्वी 24 घंटे में एक घूर्णन पूरा करती है। इस प्रक्रिया में पृथ्वी अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है, यानी कि 24 घंटे में 360 डिग्री घूमी तो 1 घंटे में 15 डिग्री घूमेगी। भाग करके देखेंगे तो हम 15 डिग्री आ जाएगा। अब 1 घंटे में 15 डिग्री, तो 1 डिग्री घूमने में कितने मिनट का समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी 15 डिग्री घूमती है 1 घंटे में, तो 1 डिग्री घूमेगी 60/15 बराबर 4 मिनट। इस तरह से हम समझ गए कि सूरज की किरण को एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक पहुंचने में 4 मिनट का समय लगता है। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है तो सूर्य की किरणें देशांतर रेखाओं पर पड़ती है, जिससे पहले ये किरणें पूर्वी देशांतर और बाद में पश्चिमी देशांतर पर पड़ती है। यानी कि जहाँ पे एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक पहुंचेगी तो वहां पे 4 मिनट है, यानी कि दोनों के बीच में कितने मिनट का गैप आ गया, 4 मिनट का गैप आ गया। किसी स्थान का सूर्य की स्थिति से ज्ञात किया गया समय उस स्थान का स्थानीय मान होता है। जब सूरज हमारे सर के बिल्कुल ऊपर होता है तो 12 डिग्री होता है। उस स्थान पर किसी खंभे की सबसे लंबी परछाई केवल क्रमशः सूर्योदय और सूर्यास्त को बताती है। एक ही देशांतर पर स्थित सभी स्थानों का समय एक जैसा और पूर्व पश्चिम में हर देशांतर पर स्थानीय समय अलग अलग होता है। जब हम किसी स्थान से 1 डिग्री पूर्व की ओर जाते हैं तो उस स्थान के बीच में हम 4 मिनट जोड़ देते हैं। ठीक ऐसे ही जब हम 1 डिग्री पश्चिम की ओर जाते हैं तो उस स्थान के स्थानीय मिनट में हम 4 डिग्री घटा देते हैं। एक उदाहरण द्वारा समझो कि 0 डिग्री देशांतर पर किसी वहाँ का स्थानीय मान सुबह के 8 बजे है। यदि हम 1 डिग्री पूर्वी देशांतर की तरफ जाएंगे तो स्थानीय मान 8 बजकर 4 मिनट हो जाएगा।
1 डिग्री पश्चिमी देशांतर की तरफ जाएंगे तो स्थानीय मान 7:56 हो जाएगा। प्रामाणिक समय। अब हमें ये तो समझ में आ गया कि प्रत्येक देशांतर का अपना अपना समय होता है। अब देखो कुछ क्वेश्चन जैसे आपको याद रखने पड़ेंगे कि भाई एक कुल अक्षांश कितने हैं, कुल वृत्त कितने हैं, और भी कई क्वेश्चन इसमें से निकलेंगे। ठीक है, आपको सारे याद करने पड़ेंगे। हमें ये जानकारी मिलती है कि प्रत्येक देशांतर का अपना अपना अलग समय होता है। इस तरह किसी भी एक देश में कई देशांतर रेखाएं होती है तो देश के कई स्थानीय समय होते हैं। अब हम स्थानीय समय का मान उनके देशांतर से निर्धारित करेंगे। किसी देश के एक निश्चित समय का पता लगाने में समस्याएं आएंगी। जैसे जब जयपुर में 8 बजेंगे तब जैसलमेर में 7:40 होंगे, क्योंकि अब ये क्वेश्चन आ जाता है कि जयपुर और जैसलमेर में कितना अंतर है, 5 देशांतर का अंतर है। अब इस अंतर से सभी के काम अलग अलग स्थान पर होने के कारण अलग अलग समय होने पर बहुत असुविधा होगी। इस समस्या को सुलझाने के लिए प्रत्येक देश ने अपना प्रामाणिक समय निर्धारित किया है, जो उस देश के मध्य भाग से गुजरने वाली देशांतर रेखा से निश्चित किया जाता है। इस रेखा पर होने वाले समय को उस देश का प्रामाणिक समय या मानक समय कहते हैं। मानक समय की गणना हम ग्रीनविच से करते हैं, जो 0 डिग्री देशांतर है। अब भारत का मानक समय कितना है? 82 डिग्री पूर्वी देशांतर से, क्योंकि ये हम ग्रीनविच से 62.5 डिग्री पूर्वी देशांतर की तरफ है, इसलिए ग्रीनविच रेखा के स्थानीय समय में 5.5 घंटे, यानी कि हम इंग्लैंड से कितना आगे हैं? 5.5 घंटे आगे हैं। 5.5 घंटे जोड़ने पर भारत का समय का पता चल जाता है। ठीक है, अब देखो जैसे इसने ये बता रखा है, ये देखो ये है हमारे अपना ये रही ग्रीनविच रेखा। ठीक है, इसके इधर होंगे तो हम आगे जाएंगे, भारत है यहाँ पे, तो इधर है तो आगे जाएंगे, और इधर जाएंगे तो हम पीछे जाएंगे। यानी कि इंग्लैंड से यूएस वाला जो ये यूएस है, ये हमारा -7 डिग्री पीछे है, और भारत जो है वो +5.5 डिग्री आगे है। इधर वाले जितने भी हैं वो आगे हैं, और इधर वाले जितने भी हैं वो पीछे हैं। ठीक है, अब ये चीज़ आपको थोड़ा सा समझ लेनी, इसने ये बता रखा है जहाँ पे ये यानी कि ये -10 है, ये -8 है, ये आपको पूरा देखना पड़ेगा। जैसे ये इंग्लैंड के अंदर से निकल रही है तो ये ग्रीनविच रेखा यहाँ पे ये निकल रही है, ये हमारे आगे चलता है। जो जैसे चाइना है वो 8 घंटे आगे है। यहाँ पे देखो आप, ये जो हमारे सारे बता रखे हैं। ठीक है, किसी देश का पूर्वी पश्चिमी विस्तार अधिक हो तो ऐसी स्थिति में उस देश में एक से अधिक मानक समय का निर्धारण किया जाता है। तो आप ये भी याद रखो कि रूस, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इनमें एक से अधिक मानक समय। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री पूर्वी देशांतर और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर की रेखा एक ही होती है, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जानते हैं। यहाँ पे ये थी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ये रही। ठीक है, इस रेखा से नई तिथि की शुरुआत मानी जाती है। 0 से 180 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच का समय आगे और 0 से 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर के बीच का समय पीछे रहता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पूर्व से पश्चिम की ओर पार करने पर एक दिन कम किया जाता है, और पश्चिम से पूर्व की ओर पार करने पर एक दिन जोड़ दिया जाता है। पृथ्वी की गतियां, पृथ्वी पर रहते रहते कभी हम देखते हैं कि पृथ्वी पर दिन रात क्यों होते हैं, कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी बरसात क्यों होते हैं? इसका कारण क्या है? पृथ्वी की गतियां। दो तरह की गतियां होती है, दैनिक गति या घूर्णन गति, वार्षिक गति, परिक्रमण गति। घूर्णन गति, अब आपको पता है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। जैसे लट्टू अपने अक्ष पर घूमता है, वैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, इसलिए एक दिन 24 घंटे का होता है, जिसे सौर दिवस के नाम से भी जाना जाता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि सौर दिवस कितना होता है, तो वो एक दिन का होता है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना दो कारण से महत्वपूर्ण है। पहला, पृथ्वी के घूमने से समय के मापन का एक सुविधाजनक पैमाना मिलता है कि 24 घंटे को हम दिन रात घंटों मिनटों सेकंडों में बांट देते हैं। दूसरा, पृथ्वी की भौतिक जैविक प्रक्रियाएं घूर्णन से बहुत ज़्यादा प्रभावित होती हैं। हमारी पृथ्वी की घूर्णन के कारण ही यहाँ पर दिन और रात की प्रक्रिया चलती है। पृथ्वी के सभी जीव जंतु इसी दैनिक क्रम के साथ चलते हैं। पेड़ पौधे दिन में सौर ऊर्जा को एकत्रित करके रात को उसका उपयोग करते हैं। कुछ जानवर जो हैं वो दिन में ज़्यादा काम करते हैं, कुछ रात में करते हैं।
दिन रात का यही चक्कर पृथ्वी के दैनिक तापीय चक्कर को भी गतिशील बनाए रखता है। हमें पता है कि पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोल है, इस कारण एक समय में इसके आधे भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है। ठीक है, जो भाग सूर्य के सामने होता है वहां दिन होता है, लेकिन दूसरा भाग जो सूर्य के विपरीत होता है वहां पर रात होती है। इस प्रकार ग्लोब पर वह गोला जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त या प्रकाश वर्त कहा जाता है। ये देखो यहाँ पे ये जो है ना, ये जो चीज है इसे प्रदीप्त या प्रकाश वर्त कहा जाता है। परिक्रमण गति, हमें ये पता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। जिस पथ पर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है उस पथ को कक्ष कहा जाता है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो उसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को ही परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी 365 दिन और 6 घंटे में एक परिक्रमा पूरी करती है, जिसके कारण एक साल में 365 दिन होते हैं। बचे हुए 6 घंटे 4 वर्षों में 24 घंटे या एक दिन बनाते हैं, इसलिए चौथे वर्ष को एक दिन फरवरी महीने में जोड़ा जाता है। उस साल यानी कि हर चौथे साल फरवरी का महीना 28 के बजाय 29 दिन का होता है, जिसे हम लीप वर्ष या अधिवर्ष कहते हैं। जैसे 2012, फिर 16, फिर 20, फिर 24, ऐसे ये लीप वर्ष आएंगे। पृथ्वी अपनी अक्ष पर 23.5 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। इस झुकी हुई स्थिति में ही ये अपनी पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। दक्षिणी और उत्तरी गोलार्धों में ऋतुओं का एक चक्कर पृथ्वी द्वारा की गई सूर्य की परिक्रमा पर निर्भर करता है। एक साल में मार्च से लेकर सितंबर महीने के बीच में सूर्य की किरणें उत्तरी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र अर्थात विषुवत रेखा कर्क रेखा के बीच में गिरती हैं। इस समय उत्तरी गोलार्ध में गर्मी और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। फिर सितंबर से लेकर मार्च के महीने में पृथ्वी की सूर्य की सीधी किरणें दक्षिण उष्णकटिबंधीय क्षेत्र अर्थात विषुवत रेखा या मकर रेखा के बीच में गिरती है। उस समय उत्तरी गोलार्ध में शीत और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। ये उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से होती है। 21 मार्च को सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर होती है। क्वेश्चन आता है कब सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी होती हैं? 21 मार्च को। उस दिन दिन और रात बराबर होते हैं। किस दिन दिन और रात बराबर होते हैं? 21 मार्च को, जिसे उत्तरी विषुव या बसंत विषुव कहते हैं। ना ज्यादा सर्दी ना ज्यादा गर्मी। तो उस समय उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। 21 मार्च के बाद धीरे धीरे सूरज की किरणें कर्क रेखा की ओर बढ़ती हैं और 21 जून को सीधी किरणें कर्क रेखा पर पड़ती हैं। 21 मार्च को कब पड़ती हैं? विषुवत रेखा पर। 21 जून को कब पड़ती हैं? कर्क रेखा पर। उस समय उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबी रात होती है। इसे उत्तरी अयानात कहा जाता है। ये उत्तरी अयानंत है जो उस समय उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु और दक्षिण गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। 21 जून के बाद सूरज की किरणें विषुवत रेखा से कर्क रेखा से विषुवत रेखा की ओर बढ़ती हैं और 23 सितंबर को फिर से विषुवत रेखा पर गिरती हैं। फिर दिन और रात बराबर होते हैं, इसे दक्षिण विषुव कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु, दक्षिण गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। 23 सितंबर के बाद धीरे धीरे सूरज किरणें मकर रेखा की तरफ बढ़ती है और 22 दिसंबर को सीधी किरणें मकर रेखा पर पड़ती है। उस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात होती है। इसे दक्षिणी अयनांत कहा जाता है। इस समय दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी और उत्तरी गोलार्ध में सर्दी की ऋतु होती है। 22 दिसंबर के बाद सूरज की सीधी किरणें मकर रेखा से विषुवत रेखा की ओर बढ़ती हैं और 21 मार्च को सीधी किरणें पुनः विषुवत रेखा पर पड़ती हैं। इस दिन पुनः दिन और रात बराबर होते हैं। इस तरह पृथ्वी विभिन्न ऋतुओं से गुजरते हुए अपने अक्ष पे एक परिक्रमण एक वर्ष में पूरा करती है। ठीक है, अब देखो यहाँ से कुछ क्वेश्चन छोटे छोटे से बनते हैं। जैसे कुछ मैं आपको बताता हूँ कि एक तो ये क्वेश्चन बनता है, अभी आप ये याद रखना भारत किस गोलार्ध में, तो भारत है उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, एक होता है कि भूमध्य रेखा से कर्क रेखा और कर्क और मकर रेखा के बीच में सूरज सीधा चमकता है, इसलिए गर्मी ज्यादा रहती है। इसे हम क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध। जबकि कर्क रेखा से आर्कटिक वर्त और मकर रेखा से अंटार्कटिक वर्त के बीच में तापमान मध्यम रहता है, इसे हम कहते हैं शीतोष्ण या उपोष्ण कटिबंध। ठीक है, अब एक आता है कि आर्कटिक वर्त और उत्तर ध्रुव व अंटार्कटिक वर्त और दक्षिण ध्रुव के बीच में अत्यधिक ठंड रहती है, इसे हम कहते हैं शीत कटिबंध। क्या कहते हैं? शीत कटिबंध।
तो अब यूँ मान लो कि ये है तो यहाँ और यहाँ शीत हो जाएगा, बीच वाला ये जो है यहाँ पे आ जाएगा आपका बहुत ज़्यादा उष्णकटिबंध और ये जो आ जाएगा शीतोष्ण कटिबंध। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण बहुत ही रोचक घटनाएं हैं जिसे देखने के लिए वैज्ञानिक हमेशा उत्सुक रहते हैं। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में परिक्रमण के दौरान एक स्थिति ऐसी आती है जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी एक स्थिति में आ जाते हैं। ऐसी स्थिति में जब चंद्रमा पृथ्वी और सूरज के बीच में आ जाता है और सूरज से आने वाली किरणें चंद्रमा द्वारा रोक दी जाती हैं, पृथ्वी पर नहीं आती हैं, उस स्थिति को हम क्या कह देते हैं? सूर्य ग्रहण। पृथ्वी के किसी भाग से पूर्ण ग्रहण देखा जाता है, कहीं से आंशिक ग्रहण दिखता है। इस प्रकार पृथ्वी जब सूर्य चंद्रमा के बीच आ जाती है तब सूर्य से आने वाली किरणें पृथ्वी द्वारा बाधित होने के कारण चंद्रमा तक पहुंच नहीं पाती। इस स्थिति को हम क्या कह देते हैं? चंद्र ग्रहण कह देते हैं। सूर्य ग्रहण को हिंदी भाषा में अमावस भी कहते हैं और चंद्र ग्रहण को पूर्णिमा भी कह देते हैं। ठीक है, तो अब आप एक चीज और याद रख लेना कि तिथि रेखा क्या होती है? 180 डिग्री दक्षिण देशांतर नए स्थान की शुरुआत का स्थान। इस तरह से देखो देशांतर जो है ना वो हमें स्थान बताते हैं और देशांतर रेखाएं हमें समय ज्ञात करने में मदद करती हैं। 1 सेकंड अक्षांश की जो कोणीय दूरी है वो लगभग 31 मीटर होती है। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है। बाकी मैंने जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन बनते थे वो आपको मैंने इस वीडियो में बता दिए हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू, हैव ए गुड डे।